जय हिंद। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश ऊंचावचों के आधार पर राजस्थान को हमने 4 भागों में बांटा था। 4 भागों में जो पहला भौतिक प्रदेश है उसका नाम था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरे भाग का नाम अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरे भाग का नाम पूर्वी मैदानी भाग और चौथे भाग का नाम दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। हमने शुरू किया था कि राजस्थान का जो पहला भौतिक प्रदेश है उसका नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसमें हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका अवशेष है और कैसे निर्माण हुआ उसका। वो किसका अवशेष था? 33 सागर का अवशेष था। उसके बारे में हम थार के मरुस्थल का विस्तार है उत्तरी पश्चिम मरुस्थल प्रदेश ना, और थार के मरुस्थल का हमने पूरा वीडियो है, जो पिछला वीडियो वो थार के मरुस्थल बनाया गया था। तो आज हम बेसिकली जो वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनको विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो पहला भौतिक प्रदेश है इसका नाम है, देखो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था, जिसका पहले का नाम है, राजस्थान के पहला भौतिक प्रदेश का नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय। देखो राजस्थान को हमने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। पहला भौतिक प्रदेश का नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जैसे अपना ये राजस्थान है, इस प्रकार से ये अपना राजस्थान, ये है अपना राजपुताना, नाज से तलवारों पे इसने अपना जीवन काटा, बरछी तीर कटारों पे यहाँ प्रताप का मान पला है, आज़ादी के नारों पर और हजारों पद्मनियाँ कूद गई अंगारों पर। ये अपना राजपुताना है और इसको हमने भौतिक प्रदेश के आधार पे कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। देखो ये राजपुताने को भौतिक प्रदेश के आधार पे कितने भागों में बांटा था हमने? 4 भागों में। ये जो भाग है इसका नाम क्या है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और ये वाला भाग इसका नाम क्या है? अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसका नाम है पूर्वी मैदानी भाग और ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये 4 भौतिक प्रदेशों हमने सबको सीरियल नंबर से एक को विस्तार से पढ़ेंगे। हम पहला भौतिक प्रदेश हमने लिया है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये वाला भाग है, इसको हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। हमने पिछले वीडियो में देखा था ये किसका अवशेष है? ये 33 सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? ये 33 सागर का अवशेष। यहां पर विस्तार किसका है? थार के मरुस्थल का। ये बातें हम पढ़ चुके हैं, थार का मरुस्थल। देखो ये बातें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं, जो राजस्थान का ये जो भौतिक प्रदेश है इसका नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो इस भाग का क्षेत्रफल कितना है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है, देखो एनसीईआरटी में दे रखा है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम लगी थी पीछे, है ना, उसमें इसका उत्तर माना गया था 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। देखो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसका एनसीईआरटी में दे रखा है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जो इसका उत्तर माना गया था महिला पर्यवेक्षक की एग्जाम में वो माना गया था 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। अब इस भाग की हम बात करें तो राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका ये कितना प्रतिशत भाग है? उसका ये 61.11%, यानी 61.11% भाग है। टोटल भाग का ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितना भाग है? 61.11% भाग है। आगे देखो इस प्रदेश में, यानी इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40%। देखो क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है? 61.11%। और यहां पर राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। अब देखो ये जो भाग है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, यहां वर्षा कितनी होती है? यहां वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 500 मिलीमीटर। देखो ये जो भाग है यहां पर वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर। यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाती है? यहां पर वनस्पति पाई जाती है मरुदभिद। कैसी वनस्पति है? वनस्पति पाई जाती है यहां पर मरुदभिद, या इसको बोलते हैं कांटेदार वनस्पति। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कांटेदार। इसको क्या कहा जाता है? जीरोफाइट भी कहते हैं।
जीरोफाइट, कांटेदार वनस्पति को क्या कहा जाता है? जीरोफाइट कहा जाता है। और देखो ये जो भाग है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर से 300 मीटर, 200 मीटर से 300 मीटर, यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर से 300 मीटर। और देखो अगर ये पूछा जाए कि संपूर्ण राजस्थान की, अपना जो पूरा राजस्थान है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो संपूर्ण राजस्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 370 मीटर। संपूर्ण राजस्थान है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 370 मीटर। और ये जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर। और देखो ये जो भाग है यहाँ की उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? लूणी नदी। प्रमुख नदी कौन सी है इधर की? लूणी नदी पाई जाती। यहां पर देखो यहां से एक नदी बहती है जो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसे पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं। वही अपने उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी है जिसका नाम क्या है? लूणी। इसी नदी को ही खारी मीठी नदी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो इस भाग की प्रमुख नहर कौन सी है? इस भाग की प्रमुख नहर है IGNP। IGNP का क्या मतलब है? यानी यहाँ की जो प्रमुख नहर है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी नहर परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है टोंक जिले में बांध है बिसलपुर बांध। और बिसलपुर बांध है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला बांध कौन सा है, तो सिंचित क्षेत्र वाला बांध यहां पर पड़ता है कोटा बैराज सागर, जो चंबल नदी पर है, कोटा में है, जिसका नाम है कोटा बैराज सागर। दो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला बांध है। पेयजल आपूर्ति करने वाला कौन सा है? बिसलपुर बांध। और सबसे लंबी सिंचाई परियोजना कौन सी है? IGNP। और देखो इस मरुस्थलीय प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है? इस मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है बलुई मिट्टी या बालू मिट्टी का विस्तार है। मिट्टी कैसी है भाई? यहां पर बालू मिट्टी। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बालू मिट्टी पाई जाती है। ये जो भाग है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? इसकी फसलें हैं बाजरा, प्रमुख फसलें हैं बाजरा है, मूंग है, ग्वार है। ये सारी क्या है यहाँ की प्रमुख फसलें। देखो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा है, मूंग है, ग्वार है। मिट्टी कौन सी है? बलुई मिट्टी। प्रमुख नहर कौन सी है? IGNP। नदी कौन सी है? लूणी। औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर। कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,75,000। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक, अगर पूछा जाए राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ वर्षा कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर औसत वार्षिक तापांतर कितना रहता है? यानी गर्मियों के तापमान में और सर्दियों के तापमान में कितना अंतर होता है? लगभग 22 डिग्री का। वार्षिक तापांतर कितना रहता है यहाँ पर? 22 डिग्री। वार्षिक तापमान क्षेत्र कितना रहता है? 22 डिग्री। अब ये जो भाग है इसका ढाल किस ओर है? ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका ढाल किस ओर है? देखो इसका ढाल कैसे है? ऐसे है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देखो नदियां हमेशा ढाल के अनुरूप बहती हैं। तो अपनी नदी देखो यहां से नदी निकल के आती है, इसका क्या नाम है? लूणी नदी। और वो कहां से कहां आती है? इस प्रकार से। इसका मतलब इसका ढाल कैसे हो गया? उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसका ढाल कैसा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब देखो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें कुल कितने जिलों को शामिल करते हैं? ये जो क्षेत्र आता है उसमें कुल कितने जिलों को शामिल करते हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कुल 12 जिलों को शामिल किया जाता है। देखो 12 जिले कौन कौन से हैं? एक जिला यहां पर है जिसका नाम है जैसलमेर। कौन सा मेर है? जैसलमेर। उसके ऊपर एक जिला आता है जिसका नाम है बीकानेर। ये कौन सा जिला है? बीकानेर। यहां पर एक जिला आता है इसका नाम है गंगानगर। ये कौन सा नगर है? गंगानगर। यहां ऊपर एक जिला आता है इसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ठीक है। यहां पर एक जिला आता है इसका नाम है चूरू। कौन सा जिला है? चूरू। यहां एक जिला आता है इसका नाम है झुंझुनू। झुंझुनू। उसके नीचे एक जिला आता है इसका नाम है सीकर।
सीकर। यहां एक जिला आता है, इसका नाम है नागौर। नागौर। यहां एक जिला आता है, इसका नाम है जोधपुर। जोधपुर है। यहां एक जिला आता है, इसका नाम है बाड़मेर। बाड़मेर आ गया। यहां एक जिला आता है, इसका नाम है जालोर। जालोर। और यहां पर एक जिला आता है, इसका नाम है पाली। यानी राजस्थान के कितने जिलों को उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल किया गया है? कितने जिलों को शामिल किया गया है? 12 जिलों को शामिल किया गया है। अब देखो ये जो बाउंड्री आती है, ये वाला भाग है, ये कौन से क्षेत्र में आता है? इसको बोलते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इस मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? 12 जिले। और 12 जिलों में देखो कौन कौन जिले हैं? गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू, झुंझुनू है, सीकर है, पाली है, जोधपुर है, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये जो क्षेत्र है, यानी ये जो भाग है, इस प्रदेश को डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रदेश को डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने क्या कहा था? रुक्ष क्षेत्र कहा। देखो डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने, कौन थे ये? ईश्वर प्रसाद। ईश्वर प्रसाद ने इसको क्या कहा था? रुक्ष क्षेत्र कहा। और चीनी यात्री हवेंगसांग ने इसे क्या कहा था? गुजरातरा प्रदेश। गुजरातरा प्रदेश। तो कौन से भौतिक प्रदेश को डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने इसे क्या कहा था? रुक्ष क्षेत्र कहा था। तो ये कौन सा भाग है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने क्या कहा था? रुक्ष क्षेत्र। अब राजस्थान का ये जो भौतिक प्रदेश है, उसको उच्चावच या धरातल के आधार पर, इस भाग को धरातल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको धरातल के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? 3। और 3 भाग कौन कौन से हैं? एक का नाम है इर्ग, ठीक है, दूसरे का नाम है हमादा, इर्ग, हमादा, और तीसरे का नाम है रेंग। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को धरातल की बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला कौन सा है? इर्ग, दूसरा कौन सा है? हमादा, तीसरा कौन सा है? रेंग। अब देखो इर्ग का मतलब क्या होता है? रेतीला मरुस्थल। इसका मतलब क्या होता है? रेतीला मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद में हमादा का मतलब होता है चट्टानी मरुस्थल। ये कौन सा मरुस्थल हो गया? चट्टानी। और दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं रेंग। यानी मिश्रित मरुस्थल क्या कहलाता है? रेंग कहलाता है। आगे देखो, ये हो गया इर्ग, ये हो गया हमादा, ये हो गया रेंग। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, इस प्रदेश को किसके आधार पर? जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। जलवायु के आधार पर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। 2 भागों में कैसे बांटा गया है? देखो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को एक रेखा है जिसका नाम है, कौन सी सेंटीमीटर रेखा है ये? देखो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी रेखा है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर ये जो रेखा है, ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। देखो समवर्षा रेखा क्या होती है? समान वर्षा वाले भागों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समवर्षा रेखा। तो इसको 25 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं और 250 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं। तो 250 मिलीमीटर या 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में। इसके अलावा देखो हम बात करें कि 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, कौन सी रेखा है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये क्या करती है? ये पूरे राजस्थान को, यहां से एक रेखा जाती है जिसका नाम क्या है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 समवर्षा रेखा है, वो क्या करती है? राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान को 2 भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। इसके अलावा देखो बात करें उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में कौन बांटती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। अब जलवायु के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। इसका ये वाला भाग कहलाता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये क्या कहलाता है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और इधर वाला भाग कहलाता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखो
जहां पर 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जहां पर 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और जहां पर 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो आगे हम राजस्थान के जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है उसके जो 2 पार्ट हैं, एक का नाम है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक का नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इस भाग को हम आगे पढ़ेंगे। देखिए तो देखिए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको कितने जलवायु के आधार पे हमने 2 भागों में बांटा। देखो एक का नाम है इसका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, क्या नाम है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरे का नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखो ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किसके आधार पे बांटा हमने, जलवायु के आधार पे। देखिए थोड़ा सा, जैसे ये अपना राजस्थान है इस प्रकार से, ये राजस्थान है, और हमने ये कौन सा भाग है राजस्थान का, जिसका नाम है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में बांटा। कौन किसके आधार पे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है, इसका नाम है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी रेखा है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और इस रेखा का क्या नाम है, इसका नाम है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये कौन सी रेखा है, इसका नाम है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। देखो 25 सेंटीमीटर। अब इस भाग को क्या कहते हैं, इसका नाम है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और इसका नाम है अर्ध शुष्क। इसका नाम क्या है, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो हम पहले किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। देखो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो ये जो भाग है इसका नाम क्या है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में इसकी बात करें कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन बनाता है और पश्चिमी सीमा कौन बनाता है। तो देखो ये क्या है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी ये कौन सी सीमा होगी, पश्चिमी सीमा, और इसकी कौन सी सीमा होगी, पूर्वी। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है वो कौन बनाता है, रेडक्लिफ रेखा। कौन सी रेखा है, रेडक्लिफ रेखा। इस मरुस्थल की ये वाली जो सीमा है वो कौन बनाता है, इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। पाकिस्तान के साथ लगने वाली रेखा क्या नाम है, रेडक्लिफ। और इसकी पूर्वी सीमा कौन बनाएगा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये जो भाग है इसकी पूर्वी सीमा बनाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और पश्चिमी सीमा बनाता है रेडक्लिफ रेखा। आगे देखो इस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, देखो 0 सेंटीमीटर से लेकर के 25 सेंटीमीटर, है ना, तभी तो इसको शुष्क मरुस्थल कहते हैं। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, वरना आपका ध्यान यहां रहेगा, है ना। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यहां पर वर्षा कितनी होती है, कितनी वर्षा होती है, 25, 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अब इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है, देखो इसका विस्तार कहां पे है, जैसलमेर में है। विस्तार कहां पे इसका, जैसलमेर में है। ऊपर बीकानेर है, बीकानेर, इधर से बीकानेर आ गया। इधर से देखो बाड़मेर में है, बाड़मेर में। और यहां पर क्या है, पश्चिमी जोधपुर, और थोड़ा सा भाग किसका आ जाता है, पश्चिमी नागौर का। ये वर्षा के आधार पे है, जिलों की सीमा के आधार पे नहीं है। तो इसका विस्तार देखो, यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन जिले शामिल हैं, एक का नाम है जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर, और पश्चिमी नागौर का हिस्सा है वो कहाँ आता है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। इसी क्षेत्र में राजस्थान का, यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, इसका क्या नाम है, सम। ये राजस्थान का क्या है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान, और राजस्थान का वनस्पति रहित स्थान क्या है, वनस्पति रहित स्थान, वनस्पति रहित स्थान और कम वर्षा वाला स्थान, दोनों क्या है, सम है।
इस क्षेत्र में राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान या राजस्थान का वनस्पति रहित स्थान कौन सा है? समस्थित है। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी हम कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। देखो इसको 2 भागों में कैसे बांटेंगे, किसके आधार पे बांटेंगे? बालुका स्तूप के आधार पे। बालुका स्तूप क्या होता है? रेत के टीले होते हैं। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पूरा भाग ऐसा है जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, लेकिन इसका कुछ भाग ऐसा है जहां रेत के टीले नहीं पाए जाते। तो इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बालुका स्तूप के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक का भाग है बालुका स्तूप। बालुका मतलब क्या होता है? रेत। स्तूप का मतलब होता है टीला। बालुका स्तूपे मुक्त प्रदेश, और एक हो गया बालुका स्तूपे युक्त प्रदेश। देखो एक का नाम तो क्या है? बालुका स्तूपे युक्त प्रदेश, एक का नाम क्या है? मुक्त प्रदेश। यानी इस क्षेत्र का पूरे का नाम क्या है? इस पूरे भाग का नाम है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इस पूरे भाग का क्या नाम है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब इस प्रदेश में किसके आधार पर? बालुका स्तूप के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? पहले भाग का नाम है बालुका। अब इस क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है, बीच में कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाते, उसे क्या कहते हैं? बालुका स्तूपे मुक्त प्रदेश। तो यहां पर जो ऐसा भाग है, इस क्षेत्र में क्या नहीं पाए जाते हैं? रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र, किन किन जिलों में इसका विस्तार है? देखो ये जो क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं? बालुका स्तूपे मुक्त प्रदेश। यहां पर क्या नहीं पाए जाते भाई? यहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाते, इसी का नाम क्या है? बालुका स्तूपे। बालुका स्तूपे मुक्त प्रदेश। बाकी सारी जगह पर क्या है? रेत के टीले हैं। तो इस जगह पे क्या नहीं है? रेत के टीले नहीं है। ये भाग क्या है? थोड़ा समतल भाग है, चट्टानी भाग है। इसी को ही क्या कहते हैं? हमादा कहा जाता है। यही भाग क्या कहलाता है? हमादा। तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश का देखो विस्तार कहाँ कहाँ है? 2-3 तहसील है। देखो यहां जैसलमेर की एक तहसील, इसका नाम है पोखरण। जैसलमेर की तहसील कौन सी है? पोखरण। बाढ़ जोधपुर की एक जगह है फलोदी, जिसका नाम है फलोदी। फलोदी। देखो जैसलमेर कौन सा? जैसलमेर का कौन सा हिस्सा है? पोखरण वाला हिस्सा है। ठीक है। जोधपुर का कौन सा हिस्सा है? फलोदी वाला। और बाड़मेर का बालोतरा वाला भाग है। 56 की पहाड़ियां यहाँ बालोतरा वाला भाग है, वो किस में शामिल होता है? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में। ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का, यानी ये पूरा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। इसका कितना भाग है? ये इसका 60% भाग है। लगभग कितना भाग है इसका? 60। यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है, वो कितना भाग है? 60% भाग है। आगे देखो इसी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? इस बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में यहां एक भूमिगत जल की पट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भूमिगत जल की पट्टी पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है लाठी सीरीज। क्या नाम है? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है? देखो जैसलमेर में मोहनगढ़ से सोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर की, कितने किलोमीटर की? 60 किलोमीटर। जैसलमेर में मोहनगढ़ से लेकर के सोहनगढ़ के बीच में भूमिगत यानी जमीन के नीचे भूमिगत एक मीठे जल की पट्टी पाई जाती है। इसका क्या नाम है? लाठी सीरीज नाम है। यहां पर मीठा जल मिलता है। इसी क्षेत्र में कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास पाई जाती है। इसी क्षेत्र में कौन सी घास पाई जाती है? सेवण। यानी सेवण घास है, वो कहां पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। एक पौष्टिक घास होती है जिसका नाम है सेवण। और सेवण घास है, उसको कटी हुई सेवण को क्या कहते हैं? लिल्लोण कहते हैं। कटी हुई सेवण को क्या कहा जाता है? लिल्लोण कहते हैं। अब सेवण घास है, उसमें अपना राज्य पक्षी, इसका नाम है गोडावण। गोडावण है वो इस सेवण घास में क्या देता है? अंडे देता है। इसलिए सेवण को गोडावण की क्या कहते हैं? प्रजनन स्थली कहा जाता है। गोडावण की प्रजनन स्थली किसे कहते हैं? सेवण घास को।
तो लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज यहाँ पर पाई जाने वाली भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी है जिसे क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं। यहाँ पर लाठी नाम आया है और यहाँ पर एक नाम आएगा डांग। डांग क्षेत्र किसे कहते हैं, जो अवनालिका, चंबल नदी की अवनालिका अपर्दन से जो उबड़ खाबड़ अनुपजाऊ भूमि है उसको करौली में क्या कहते हैं, डांग। तो यहाँ पर डांग आएगा और ये क्या है, लाठी है। देखो आगे, इसी क्षेत्र में चांदन नलकूप स्थित है। क्या स्थित है, चांदन नलकूप। चांदन नलकूप कहाँ पे है भाई, जैसलमेर में। चांदन नलकूप कहाँ पे है, जैसलमेर में स्थित है। इसी क्षेत्र में जो भूमिगत मीठे जल की पट्टी है वहां पर ही क्या है, एक चांदन नलकूप है जिसे क्या कहते हैं, इसे थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा, थार का घड़ा किसे कहते हैं, जैसलमेर में स्थित चांदन नलकूप को क्या कहते हैं, थार का घड़ा। यहां से मीठा जल निकलता है। वैसे इस क्षेत्र में जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, लेकिन लाठी सीरीज के क्षेत्र में होने के कारण इसमें कैसा पानी निकलता है, मीठा पानी निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, थार का घड़ा कहा जाता है। आगे देखो, इस चौहान नलकूप का, चांदन नलकूप का वास्तविक नाम क्या था, इसका पहले नाम था चौहान। अगर पूछा जाए कि चांदन नलकूप है उसका वास्तविक नाम क्या है, तो उसका वास्तविक नाम है चौहान। इसी क्षेत्र में एक जीवाश्म पार्क है जिसका नाम है ओक्कल। ओक्कल गांव में है जैसलमेर के, ओक्कल वुड फॉल्सिस पार्क, ओक्कल वुड फॉल्सिस पार्क। इसी क्षेत्र में, यानी जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भाग है, इसी क्षेत्र में एक क्या है, पार्क है जिसका नाम है ओक्कल वुड फॉल्सिस पार्क। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ओक्कल वुड फॉल्सिस पार्क कहाँ पे स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। आई बात समझ में। तो ये वाला भाग है, इस पर यहाँ पर क्या नहीं पाए जाते हैं, बालू का स्तूप मुक्त नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा क्षेत्र हो गया, इसे ही क्या कहते हैं, हमादा क्षेत्र हो गया। इसे ही क्या कहते हैं, हमादा, यानी चट्टानी भूभाग पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, हमादी। और उस चट्टानी भूभाग के चारों ओर देखो यहीं पर, यहाँ पर मिश्रित भाग पाया जाता है। मिश्रित मतलब कंकरीला भाग पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रेंग कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, रेंग कहा जाता है। तो ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का कौन सा भाग हो गया, बालुका स्तूपे मुक्त प्रदेश। बालुका स्तूपे मुक्त प्रदेश, यानी वहां पर टीले नहीं पाए जाते। बाकी जो भाग है ये चारों ओर का, वहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। तो ये हमारा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश हो गया। अगला पार्ट हम पढ़ेंगे बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। देखो ये जो भाग है, इतने भाग को छोड़कर, यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का जो इतना भाग, बीच वाला भाग छोड़ दो, बाकी सारी जगह पे क्या पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं। यहां पर भी रेत के टीले हैं, यहां पर भी रेत के टीले हैं, यहां पर भी रेत के टीले, बाकी सारी जगह पे क्या पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है बालुका स्तूप। देखो पहला पार्ट हमने पढ़ा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, दूसरा कौन सा है, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त प्रदेश का मतलब क्या हुआ कि वह भाग जहां पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अब वह भाग कौन सा हो गया जिसमें जैसलमेर भी आ जाएगा, तो जैसलमेर का थोड़ा सा भाग ही निकाला था हमने। कौन सा भाग निकाला था, पोखरण वाला। तो जैसलमेर में भी बालुका स्तूप पाए जाते हैं, जोधपुर में भी बालुका स्तूप पाए जाते हैं, बाड़मेर में भी बालुका स्तूप पाए जाते हैं और बीकानेर में भी पाए जाते हैं। इसका तो हमने थोड़ा सा भाग, तो इसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के सारे जिले आ जाएंगे, जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पश्चिमी नागौर और बीकानेर। अब देखो ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का कितना भाग है, देखो ये कितना था, 40% था भाई, ये 40% है, और ये इसका कितना भाग है, 60%। ये कितना भाग है, 60। ये यानी 100 में से 40% भाग पे तो क्या आता है, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, और 60% भाग पे क्या आता है, जहां पर टीले हैं वो वाला भाग आता है। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कितना भाग है, 60% भाग पे है। अब देखो यहां पर क्या पाए जाते हैं, रेत के टीले यानी बालुका स्तूप पाए जाते हैं। और बालुका स्तूपों का सर्वाधिक निर्माण कब होता है, मार्च से लेकर जुलाई तक, मार्च से लेकर के जुलाई तक बालुका स्तूपों का सर्वाधिक निर्माण कब होता है, मार्च से लेकर के जुलाई तक होता है। अब यहाँ पर जो बालुका स्तूप पाए जाते हैं उनके हम प्रकार पढ़ते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बालुका स्तूप पाए जाते हैं। तो बालुका स्तूपों का जो पहला प्रकार है उसका नाम है अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप।
बालुका स्तूपों के प्रकार पढ़ते हैं और पहला प्रकार कौन सा है? अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। देखो पहला बालुका स्तूप कौन सा है? अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप क्या होते हैं? देखो पवन की दिशा के समानांतर, पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालुका स्तूप को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कहते हैं। जैसे पवन चल रही है उसके बराबर में क्या बन गए? कोई बालुका स्तूप बन गया, तो ऐसे बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। इन्हीं को ही कहते हैं पवनानुवर्त बालुका स्तूप। पवनानुवर्त बालुका स्तूप, यानी इन्हीं अनुदैर्घ्य बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं? पवनानुवर्त बालुका स्तूप। इन्हीं को ही कहते हैं रेखीय बालुका स्तूप। ये सारे इसी के नाम हैं, रेखीय बालुका स्तूप। इन्हीं को ही कहते हैं सीप बालुका स्तूप, सीप बालुका स्तूप। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए। जैसे ये बनते कैसे हैं? इनकी आकृति कुछ ऐसी बनती है, देखो इनकी आकृति है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। देखिए, और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर। कैसे बनते हैं? ये है पवन की दिशा, पवन की दिशा। जैसे देखो ये कैसे बनते हैं? बीच में जब हवा चलती है तो बीच में मिट्टी को उठाती है और इसे साइड में डाल देती है। बीच में मिट्टी को उठा करके साइड में, बीच से हवा निकलती है साइड में। अब देखो जैसे हवा चल रही है उसके बराबर में क्या बनते जाते हैं? बालुका स्तूप बन जाते हैं। अब उसको हम यहाँ से हम ऐसे देखेंगे, यहाँ करके देखेंगे तो बीच से आवाज आ रही है और साइड में क्या बन रहे हैं? दो बालुका स्तूप बन रहे हैं। तो इधर भी ये बालुका स्तूप हो गया, इधर ये बालुका स्तूप हो गया। ऐसे बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। ये वायु के समानांतर, जैसे हवा चलती है उसके बराबर में बनते जाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? समानांतर। पवनानुवर्ती मतलब पवन की दिशा के अनुसार चलते हैं। रेखीय होते हैं, जैसे देखो ये बालुका स्तूप क्या बनते जा रहे हैं? रेखीय बनते जा रहे हैं। सीप कैसे कहते हैं? ऐसा लगता है जिसको आप इधर से देखते हैं ना, इधर से, तो ऐसा लगता है जैसे मरुस्थल में कोई भेड़ बैठी हो, है ना। इधर से देखने पर ऐसा लगता है भेड़ की पीठ दिखाई देती है ना, वैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? सीप बालुका स्तूप। दूसरा बालुका स्तूप है जिसका नाम है, दूसरे का नाम है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। क्या नाम है? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ देखो ये कैसे होते हैं? वायु की दिशा के समानांतर। और ये कैसे होते हैं? समकोण पर। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कैसे बनते हैं? वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। इनकी लंबाई कम होती है। लंबाई क्या होती है? कम होती है। और चौड़ाई क्या होती है? अधिक होती है। लंबाई कम तथा चौड़ाई अधिक होती है। ठीक है। और देखो ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। ये सर्वाधिक पाए जाते हैं बीकानेर में पाए जाते हैं। अब ये बनते कैसे हैं? जैसे मान लो ये कोई पवन चल रही है इस प्रकार से और बीच में कोई मिट्टी का जमाव हो गया इस प्रकार से। ऐसे हवा चल रही है, बीच में कोई मिट्टी का जमाव हो गया, तो ऐसे बालुका स्तूपों को देखो समकोण पे बने हैं, एकदम खड़े बन गए। ऐसे बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप लंबाई में कम होते हैं, चौड़ाई में इनकी ज्यादा होती है। अब देखो तीसरा बालुका स्तूप का नाम है दो बालुका स्तूप हो गए, तीसरे का नाम है बरखान बालुका स्तूप। देखो इंपोर्टेड है बरखान। देखो तीसरा बालुका स्तूप कौन सा है? बरखान। बरखान कैसे बनते हैं? देखो बरखान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार। कैसे? अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहते हैं? बरखान। ये वायु की दिशा के समानांतर था, ये वायु की दिशा के समकोण पे था। और ये कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को क्या कहा जाता है? बरखान। ये देखो ये बालुका स्तूप है वो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक गतिशील
सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन से होते हैं? बरखान होते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी में, शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और शेखावाटी में भी मुख्य रूप से देखो कहाँ पर इसका नाम आता है, इसका नाम आता है भालेरी। और भालेरी कहाँ पर है? चूरू में। भालेरी कहाँ पर है? चूरू में। इसका विस्तार भालेरी चूरू में भी है, सिक्कर में भी पाए जाते हैं, मेंथा नदी के किनारे पाए जाते हैं, लूणकरणसर में भी है, लेकिन मुख्यतः विस्तार कहाँ पे पाया जाता है इसका? शेखावाटी क्षेत्र में। और मुख्य रूप से कहाँ पर है? मुख्य रूप से भालेरी में है। अब ये अर्धचंद्राकार होते हैं और सर्वाधिक गतिशील होते हैं। तो ऐसे बनते कैसे हैं? जैसे देखो इस प्रकार से बनते हैं। ये तो बालू का स्तूप होते हैं, वो कैसे बनते हैं? इस प्रकार से अर्धचंद्राकार दिखाई देते हैं। अर्धचंद्राकार कैसे दिखाई देते हैं? इस प्रकार से। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। इनकी जो बाजुएं होती हैं वो आगे से निकली होती हैं, मतलब बाजुएं फैली होती हैं। इसको इधर से देखने पर कैसा दिखाई देता है? जैसे कोई क्या आ रही है? हवा आ रही है, और हवा आके मिट्टी का क्या कर दिया? जमाव। जैसे ही हवा ऊपर से नीचे उतरेगी ना, ऐसे नीचे उतरेगी, तो मिट्टी का क्या करेगी? आगे से कटाव कर देगी। तो यहाँ पर कटाव करने, यहाँ मिट्टी का जमाव किया, आगे से क्या कर दिया? कटाव। तो यहाँ पर एक खड्डा सा हो जाएगा, और इसको हम यहाँ खड़े होकर देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे आधा चांद दिख रहा हो, है ना। इसीलिए उसको क्या करते हैं? अर्धचंद्राकार। अपने क्षेत्र में ऐसे ही बालू का स्तूप होते हैं। जैसे अपने खेत के अंदर टीला होता है, टिब्बा होता है, और टिब्बे का देखो अपने ट्रैक्टर पर खेत में हल बावा, वो ट्रैक्टर है वो इस साइड से कौन चढ़ा सीधो, है ना। इन आपा के बोला पड़ालो बोला, इस साइड से ट्रैक्टर सीधो कौन चढ़ा है, तो ट्रैक्टर ना आपा क्या करेंगे? घुमा के लाऊंगा, इस साइड से घुमा के इस साइड से जाऊंगा, और फिर बुआ के फिर धीरे धीरे नीचे ले जाऊंगा हिसाब से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर इनकी ढाल क्या होती है? मंद होती है, लेकिन इधर जैसे ही ढलता है नीचे तो ढाल क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती हैं। तो इधर से इसको देखने पर कैसा दिखाई देता है? ये अर्धचंद्राकार दिखाई देता है। इसके अलावा और कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? इसके अलावा पाया जाता है तारा बालू का स्तूप। कौन सा है? तारा बालू का स्तूप। और तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सूरतगढ़ और मोहनगढ़ में। सोहनगढ़, मोहनगढ़। सूरतगढ़ कहाँ पे है? गंगानगर में। और ये कहाँ पे पड़ता है? जैसलमेर में, जैसलमेर। इसके अलावा एक बालू का स्तूप और है जिसका नाम है सब्र काफिज। इसको क्या कहते हैं? जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं, झाड़ियों के पीछे मिट्टी इकट्ठा होकर छोटे से टीले बन जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सब्र काफिज कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और इसका नाम है पैराबोलिक। क्या है? पैराबोलिक। और पैराबोलिक बालू का स्तूप है वो संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में, ये संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। सब्र काफिज क्या होता है? जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं उनके पीछे मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, ऐसे बालू का को क्या कहते हैं? सब्र काफिज कहते हैं। ओके, देखो अब जो जैसलमेर में जो बालू का स्तूप है, लहरदार बालू का स्तूप जो बदलते जगह बदलते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? देखो बालू का स्तूप के प्रकार इतने ही हैं। पहला कौन सा है? अनुधरी बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप, सब्र काफिज और पैराबोलिक। ये क्या है? एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि निम्नलिखित में से बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जिसमें एक नाम दे रखा था धराउंड, उसमें क्या नाम था? धराउंड। तो धराउंड है वो बालू का स्तूप का कोई प्रकार नहीं है। तो बालू का स्तूप के प्रकार हैं वो इतने ही हैं। अब देखो जो एक दो चार नाम और हैं बालू का स्तूप समझ लेते हैं। एक होता है लूनेट। लूनेट किसे कहते हैं? देखो एक होता है लूनेट। लूनेट लूनेट किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे गड्ढों के पीछे मिट्टी इकट्ठा होकर टीले बना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? लूनेट। और इसी को देखो झाड़ियों के पीछे बने वालों को इसको और क्या कहते हैं? नेबखा भी कहते हैं। नेबखा। सब्र काफिज को ही क्या कहते हैं? नेबखा। इन झाड़ियों के पीछे बने बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? नेबखा। छोटे गर्तों के पीछे, गड्ढों के पीछे जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या कहते हैं? लूनेट कहते हैं। धोरियन किसे कहते हैं? धोरियन। धोरियन किसे कहते हैं?
जो बालू का स्तूप होते हैं, लहरदार बालू का स्तूप होते हैं। क्या होते हैं? लहरदार बालू का स्तूप, जिसको जैसलमेर में क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। और धोरियन किसे कहते हैं? जो लहरदार बालू का स्तूप है वो गतिशील हो जाते हैं, जगह बदलते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? धोरियन कहते हैं। धोरे जैसलमेर में बालू का स्तूप क्या कहते हैं? धोरे। अब देखो रेत के जो टीले होते हैं, इस प्रकार से जो टीले होते हैं उस पर जो छोटी छोटी लहरें होती हैं, देखिए गर्मियों में हम जैसे हम टीलों पर जाएंगे, टीबा पर जैसे वहां पर छोटी छोटी लहर सी मिलसी, ऐसे लहर सी मिलेगी उन पे सारी, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं उर्मिका। देखो बालूका स्तूपों पे जो छोटी छोटी लहर सी बनी होती है, जब आप जाओ टिबे पर तो जाके देखना उस पे छोटी छोटी लहरें होती हैं, उन छोटी छोटी लहरों को क्या कहते हैं? उर्मिका कहते हैं। तो ये अपना जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के हमने दो पार्ट्स, तो पहला पार्ट है उसका नाम था, क्या नाम था? पहले पार्ट का नाम था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरे पार्ट का नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा। एक भाग का नाम है बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, जहां पर रेत के टीले नहीं पाए जाते, और दूसरा भाग हमने पढ़ा है जिसका नाम है बालूका स्तूप युक्त प्रदेश, जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं। राजस्थान का जोधपुर ऐसा जिला है, राजस्थान का जोधपुर एक ऐसा जिला है जहां पर सभी प्रकार के बालूका स्तूप पाए जाते हैं। जोधपुर में राजस्थान के सभी प्रकार के बालूका स्तूप पाए जाते हैं। अब हम अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये हमने पढ़ा था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अगला हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसमें देखो क्या क्या पढ़ेंगे? घग्गर बेसिन पढ़ेंगे, शेखावाटी बेसिन पढ़ेंगे, लूणी बेसिन पढ़ेंगे और नागौरी उच्च भूमि पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, बिना स्किप के देखोगे तभी समझ में आएगा। इसका जो वीडियो है उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा, और इसके जो टॉपिक के नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पे शाम के समय क्विज प्रतियोगिता होती है जिसमें सारे आंसर हैं आपको खुद देने पड़ते हैं, उसका उत्तर भी आपको उसी समय मिल जाता है। देते ही आप जैसे टिक करोगे, टिक करते उसका उत्तर भी आपके सामने शो होने लग जाएगा, आपको पता भी लग जाएगा आपके क्वेश्चन गलत है या सही है। तो ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम पे जुड़ के क्विज का फायदा उठाएं। इनके सारे के नोट्स आपको एकदम PDF के रूप में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।